सो आज हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं एसिड बेसिस और सॉल्ट्स का, सो दैट यू कैन गेट ऑल ऑफ द क्वेश्चंस इन योर बोर्ड एग्जाम्स। राइट, तो सबसे पहले हम लोग एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स बेटा जी वो होते हैं जिनके पास H प्लस आयंस जो होते हैं वो एक्सेस में होते हैं। H प्लस आयंस इनके पास ज़्यादा होते हैं एंड इट कैन डोनेट द H प्लस आयंस टू द अदर एलिमेंट्स ऑल्सो। ठीक है, ये सोर इन टेस्ट होते हैं। कॉमनली जो हमें एसिड्स मिलते हैं ये सारे नाम हैं, जैसे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजर्स में नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। सिट्रस फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड होता है। विनेगर, एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है, ये ज़रूर याद कर लेना। विनेगर का कॉमन नेम सिट्रिक एसिड होता है, जिसको हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, बिकॉज हेयर आर 2 कार्बन्स। ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें ऐड है, तो इसको हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। तो इथेनोइक एसिटिक एसिड आर सेम। एस्पिरिन की अगर हम बात करें तो एस्पिरिन आपका दवाइयों में यूज़ होता है, जिसका केमिकल नेम होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड होता है। विटामिन सी की अगर हम बात करेंगे तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये सारे जो एसिड्स हैं ये कॉमनली हमें मिल जाते हैं बहुत ईजीली। ऑलराइट, और जितने भी एसिड्स हैं बेटा दे आर केपेबल ऑफ डोनेटिंग द आयंस। ऑलराइट, दैट्स वाई दे कैन फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, बाय थ्रू द एसिडिक सोल्यूशन। अगर हम बात करें एसिडिक सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, नहीं, येस फ्लो कर सकता है एसिडिक सोल्यूशन में, बिकॉज एसिडिक सोल्यूशन केपेबल होते हैं आयंस को देने के लिए। ऑलराइट, अगर मैं एसिड की टाइप्स की बात करूँ तो टाइप्स बहुत सारे बेसिस पे डिपेंड करता है कि भाई किस टाइप पे पूछा है एसिड। अगर हम स्ट्रेंथ के बेस पे एसिड को डिवाइड करते हैं तो स्ट्रॉन्ग और वीक में हम डिवीजन करेंगे। देर आर सम स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स ऑल्सो। वीक एसिड्स को हम घरों में भी यूज़ कर सकते हैं, बट स्ट्रॉन्ग एसिड्स को वी कैन नॉट यूज़ इट एट आर होम, और हमें इसको बहुत ही सावधानी से यूज़ करना होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में क्या होता है, आयंस कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, बट वीक एसिड में इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं। यही मेन डिफरेंस है, मेन जो डिफरेंस है वही है। ठीक है, तो वीक एसिड्स वो होते हैं जो इनकम्प्लीटली डिसोसिएट हो पाते हैं, और स्ट्रॉन्ग में कम्प्लीटली डिसोसिएशन हो जाती है, जैसे कि आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, जो कि हम लैब्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। वीक एसिड्स की अगर हम बात करें तो सिट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ये सारे हमारे वीक एसिड होते हैं, दैट वी कैन यूज़ इट एट आर होम ऑल्सो। ठीक है, और अगर हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं कि भाई एसिड की कंसंट्रेशन के हिसाब से उनकी डिवीजन जो होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड होता है। डाइल्यूट हम डाइल्यूशन कब बनाते हैं? हम डाइल्यूशन का मतलब होता है वाटर ऐड करना। ठीक है, तो जब एसिड में वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो एसिड डाइल्यूटेड माना जाता है, और जब वाटर की मात्रा कम होती है, एसिड की ज़्यादा होती है, तो वो एसिड आपका कंसनट्रेटेड माना जाता है। तो ये कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं ओरिजिन, भाई ये बने कहाँ से हैं? तो जो जितने भी वीक एसिड है वो ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, और जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है वो मिनरल एसिड होते हैं। ठीक है, वो लैब्स में बनते हैं विद एक्स्ट्रा केयर। ठीक है, इनको बनाने के लिए एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है। ठीक है, और हर कोई ऐसे ही यूज़ इसको नहीं कर सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स को। ठीक है, इट में हार्म। ऑलराइट, अगर हम स्टेट की बात करें तो एसिड जो है तीनों ही स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में। सॉलिड, अगर सॉलिड एसिड का पूछा जाए आपसे तो सल्फेनिलिक एसिड होता है आपका सॉलिड, HiO3 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, वैसे जनरली ये पूछा नहीं जाता, बट यू शुड नो। ठीक है, लिक्विड में बहुत सारे एसिड्स होते हैं, जैसे कि भाई आपका HCl एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये लिक्विड में होते हैं। गैस में आपको पता होना चाहिए कि भाई गैस में भी एसिड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आपके गैसियस एसिड्स हैं। ठीक है, विच में कॉज एसिड रेन, आपने एसिड रेन का नाम सुना ही होगा। तो ये गैसेस जो हैं ये एसिडिक होती हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बेसिस पे। बेसिस की अगर हम बात करें तो पहले हम बेसिस पढ़ते आ रहे थे, यहाँ पे हमने बोला था भाई एक्सेस ऑफ H प्लस आयन। बेसिस की अगर हम बात करते हैं तो एक्सेस ऑफ OH नेगेटिव आयन्स, हम यही डेफिनेशन बहुत टाइम से याद करते आ रहे हैं, लेकिन अब जो है अपडेट हो गई है एक डेफिनेशन कि भाई एक्सेस ऑफ OH आयन्स तो होगा ही, लेकिन ऐसे भी कुछ कंपाउंड होते हैं जिसमें एक्सेस ऑफ OH आयंस नहीं होते हैं, OH आयंस नहीं होते हैं, वहाँ पे उनकी कैपेबिलिटी अगर H प्लस आयन की एक्सेप्ट करने की है, भाई ये तो डोनेट कर रहा है। अगर कोई भी कंपाउंड अगर वो H आयन जो है एक्सेप्ट कर सकता है तो वो भी बेस कहलाएगा। ठीक है, तो बोथ डेफिनेशंस आर ट्रू।
एक्सेस ऑफ OH आयंस भी, और अगर जो एलिमेंट जो है H+ आयंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं वो भी करेक्ट है। ठीक है, बेसिस जो होते हैं वो बिटर और सोपी नेचर के होते हैं। बहुत सारे बेसिस जो है वाटर सोल्यूबल होते हैं जिनको अल्कलीज बोलते हैं। ये पता होना चाहिए कि बेसिस और अल्कलीज में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो जो वाटर सोल्यूबल बेसिस होते हैं उनको हम अल्कलीज बोलते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कॉमनली फाउंड हमें क्या क्या मिलते हैं, कौन कौन से बेसिस मिलते हैं भाई? बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें तो याद करने का तरीका बता रही हूँ, B से बेकिंग सोडा, B से बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये सोडियम कंपाउंड ही होते हैं। जितने भी आगे आप सॉल्ट्स पढ़ोगे सारे सोडियम कंपाउंड्स होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो बेकिंग सोडा में बाइकार्बोनेट लगता है। बाय का मतलब होता है H इसमें जुड़ जाता है, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, हम इसको केमिकली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। एंटा एसिड्स, जितने भी एंटा एसिड्स होते हैं भाई, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। एंटा एसिड्स बेसिकली काम क्या करते हैं? जब हमारे पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, तो एंटा एसिड जो हैं उनको रिलीफ करते हैं। ठीक है, एंटा एसिड्स हम लेते हैं उससे रिलीफ पाने के लिए। तीसरी चीज़ होती है प्लास्टर। प्लास्टर जो होता है, कास्टिक लाइन जिसको बोलते हैं हम, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होते हैं। ठीक है, ये होते हैं आपके कॉमनली फाउंड बेसिस। उसके बाद हमारा जो ब्लीच होता है, ब्लीच भी एक तरह का बेस ही है। ठीक है, ब्लीच ऑलमोस्ट घरों में मिल जाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ये O आगे नहीं है। ठीक है, तो ये होता है, इसका नाम होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, ऑक्सीक्लोराइड नहीं है, यहाँ पर आगे नहीं है। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। डिश डिटर्जेंट में भी आपके बेसिस यूज़ होते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इनकी मेकिंग कैसे है। ये सारे सॉल्ट्स मतलब बेस के साथ, बेस जो है एसिड के साथ मिलकर किस तरीके से सॉल्ट्स बनाते हैं वो सारे हम पढ़ेंगे। सेम वही टाइप्स की अगर मैं बात करती हूँ, जैसे हमने एसिड्स में पढ़ा था, स्ट्रेंथ के बेस पे स्ट्रॉन्ग और वीक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल्स हो गए आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक वीक बेस है। ठीक है, इसका एग्जांपल जरूर लर्न कर लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के, और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के। ध्यान से सुनिएगा, इनके एग्जांपल ज़रूर लर्न करने हैं। कंसनट्रेटेड के अगर हम कंसनट्रेशन की बात करते हैं तो कंसनट्रेशन में हमारे डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड आते हैं। सेम अगर लो अल्कली इन एक्वा सॉल्यूशन होता है तो वो डाइल्यूट कहलाता है। ठीक है, और अगर हाई मात्रा में होता है तो फिर वो कंसनट्रेटेड कहलाता है। स्टेट इनकी तीनों स्टेट में ही पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिक्विड में वाटर। अब बोलोगे मैडम वाटर बेस कहाँ से हो गया? तो बेटा जी अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी कि वाटर हमारा एसिड भी कंसीडर होता है और बेस भी कंसीडर होता है। ठीक है, बट अलग अलग रिएक्शन भी अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कैसे। और गैस की अगर हम बात करें तो बेस हमारा अमोनिया इज द बेस। ठीक है, ये एग्जांपल है स्टेट की अगर हम बात करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं सॉल्ट की। सॉल्ट कैसे बनता है? जब एसिड और बेस दोनों मिल जाते हैं तो सॉल्ट बन जाता है, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तब होती है जब एक एसिड और एक बेस मिलता है। जब भी हमें कुछ भी कोई कीड़ा काटता है तो वो अपना एसिड हमारे बॉडी में घुसा देता है। वी आर गोइंग टू अप्लाई द एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन दैट पार्ट। क्यों? टू न्यूट्रलाइज द एक्शन ऑफ दैट स्टिंग, ताकि उस एसिड का जो एक्शन है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि NaCl, KMnO4 जो है ये हमारा सॉल्ट, NaCl सॉल्ट तो आप सबके घर में होगा, नमक। ठीक है, सोडियम क्लोराइड कॉमन नेम है सॉल्ट का। ठीक है, सबसे कॉमनली NaCl बेस है आपका इस चैप्टर का। जितने भी सॉल्ट आप पढ़ोगे ना, NaCl बेसिक है, तो NaCl से ही आप आगे प्रिपेयर करोगे कौन सी चीज़ क्या बनती है, मैं बताऊंगी अभी आपको। KMnO4 जो होता है ये सॉल्ट आपका इन्फेक्शंस को ट्रीट कर, ये पर्पल कलर का सॉल्ट होता है, और जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए हमारा KMnO4 यूज़ होता है। पोटेशियम परमैंगनेट इसको बोलते हैं। ठीक है, सॉल्ट अभी हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, हमने एसिड बेस के बारे में तो पढ़ लिया भाई। हमें कोई भी चीज़ के बारे में पता कैसे चलता है कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए एक चीज़ होती है इंडिकेटर। ठीक है, तो इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस विच शोज एसिडिक और बेसिक नेचर इन एन
इन अ कंपाउंड, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का या किसी भी चीज़ का एसिडिक या बेसिक नेचर जो बताता है वो इंडिकेटर होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, दैट इज नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो हमें नेचुरली मिलते हैं, ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट में मिल जाते हैं, और सिंथेटिक जो है वो हम लैब्स में प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, ठीक है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो हमारे घरों में भी अवेलेबल होता है, जैसे कि रेड कैबेज लीव्स को हम इंडिकेटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। रेड कैबेज लीव्स क्या करती हैं, एसिड को रेड, भाई देखो एक चीज़ याद रखना, एसिड में ना ज़्यादातर चीज़ें रेड टर्न होती हैं एक्सेप्ट टर्मरिक के। टर्मरिक में एसिड येलो करता है, अदरवाइज एसिड जो है रेड कलर ही करता है, चाहे लिटमस में डाल लो चाहे आप रेड कैबेज लीव्स का ले लो। तो ये चीज़ याद रखना, रेड कलर आपका एसिड में आएगा, एसिड, ठीक है। एसिड जो होता है डरना चाहिए ना, तो डर खतरे का साइन जो होता है रेड कलर का होता है, तो एसिड से डरना चाहिए, तो खतरा है तो खतरे का कलर रेड, रेड याद रखना, ठीक है। एसिड जो हमेशा होता है रेड कलर का होता है एक्सेप्ट टर्मरिक, टर्मरिक जो होती है वो येलो ही रहती है, ठीक है। टर्मरिक के केस में उल्टा हो जाता है, ठीक है। और रेड कैबेज लीव्स बेस में ग्रीन कलर शो करती है और न्यूट्रल होता है तो ब्लू कलर, ठीक है। बेस में ये ग्रीन कलर शो करती है रेड कैबेज, और बेस ध्यान रखो, देखो कैबेज के नीचे बेस जो होता है वो हरे रंग की पत्तियां होती हैं ना, बेस नॉर्मली अगर हम लीव्स की बात करें तो बेस जो होती है ग्रीन होता है, तो ध्यान रखना बेस में रेड कैबेज में ग्रीन होती है। मैं सिर्फ याद करने का तरीका आपको बता रही हूँ, ठीक है। और अगर ये न्यूट्रल होता है तो ये ब्लू कलर शो करता है, ठीक है। अगर ये न्यूट्रल होता है तो ये ब्लू कलर शो करता है, ठीक है। यहाँ पे टर्मरिक का मैंने आपको बता दिया, ऑपोजिट केस होता है, एसिड में येलो होता है और बेस में रेड होता है। टर्मरिक का एक्चुअल कलर येलो होता है ना, लेकिन ये एसिड में येलो दिखाता है और बेस में ये रेड दिखाता है, ठीक है। और इसका लिटमस सॉल्यूशन का मैंने आपको बता दिया, एसिड में ये रेड होता है, अगर एसिड का याद है तो बेस का तो ऑटोमेटिकली लिख लोगे ब्लू होता है, क्योंकि लिटमस में तो दो ही कलर होते हैं, रेड और ब्लू, ठीक है। और रेड कैबेज के केस में न्यूट्रल में ब्लू होता है, ठीक है। आपको दो कलर मेन याद करने हैं, रेड और ब्लू, बस कैबेज लीव्स का बेस में ग्रीन हो जाता है, ठीक है। आई थिंक ये आपको इंडिकेटर्स अच्छे से लर्न हो गए होंगे, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ सिंथेटिक में। सिंथेटिक की हमारे दो ही होते हैं, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थलीन जो होता है वो पिंक कलर का होता है, ठीक है। फिनोफ्थलीन एक्चुअल कलर जो होता है ना इसका पिंक कलर ही होता है, और बेस में ही पिंक कलर होता है, मतलब बेसिक कलर जो है ये पिंक है इसका, तो बेस में ही पिंक दिखाएगा, एसिड में कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो बेस से याद रखना बेसिक कलर इसका पिंक ही होता है, पी से नाम है तो पिंक कलर इसका बेस, ओके। और नेक्स्ट कलर होता है इसका कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज की अगर हम बात करते हैं तो मिथाइल ऑरेंज एसिड में पिंक कलर दिखाता है, वही रेड से रिलेटेड है, ठीक है। और बेस में ये येलो कलर दिखाता है, ठीक है। बेस में ये येलो कलर दिखाता है। ये कलर्स आपको पता होने चाहिए कि कौन सी चीज़ किस में क्या कलर दिखाती है, इसके बेस पे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। एक इंडिकेटर और होता है, एक होता है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जिसमें स्मेल होता है। स्मेल की वजह से हम पता लगाते हैं कि कौन सी चीज़ एसिडिक है और कौन सी चीज़ बेसिक है। बच्चे अगर एसिडिक कोई चीज़ होती है तो ही उसमें स्मेल आती है, मतलब एसिडिक स्मेल अगर अनियन से हमें टेस्ट करना है तो अगर एसिडिक होगा मीडियम तो स्मेल रहेगी अनियन की, और अगर बेसिक में डाल दोगे तो उसकी स्मेल खो जाएगी, ठीक है। एसिड में उसकी स्मेल हट जाएगी। वनीला एसेंस का भी सेम वही है, एसिड में वो रहेगी और बेस में हट जाएगी, ठीक है। तो बेसिक में इसकी स्मेल जो है वो हट जाती है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वाटर को भैया एसिड भी बोला जाता है और बेस भी बोला जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है H+ आयन भी दे सकता है, जब वो H+ आयन देगा तो वो एसिड की तरह रिएक्ट करेगा, ठीक है, वो एसिड की तरह रिएक्ट करेगा, और जब वो OH नेगेटिव आयन्स देगा तब वो बेस की तरह रिएक्ट करेगा। जब उसके पास OH आयन ज़्यादा होंगे, जब वो OH आयन के केपेबल होगा या फिर H+ आयन वो ले सकेगा तो वो बेस की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप H+ आयन्स वो ले सक रहा है, तो यहाँ पे ये बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये है आपका वाटर में। लेकिन अगर डिस्टिल वाटर की बात करते हैं तो डिस्टिल वाटर में किसी तरीके का कोई आयन नहीं होता, इसलिए डिस्टिल वाटर को हमेशा न्यूट्रल लिया जाता है। लेकिन वाटर को हम एसिड भी ले सकते हैं और बेस भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रिएक्शंस पे। रिएक्शंस क्या क्या होती हैं, इसमें किस किस चीज़ से रिएक्शंस हो सकती हैं। आपने सुना तो होगा बेटा, अगर अचार को आप कॉपर के उसमें डाल दोगे, वेसल में डाल दोगे, तो वो रिएक्ट कर जाता है, वो पॉइजन बना देता है, ठीक है। तो क्योंकि मेटल हमेशा एसिड से, और एसिड अचार में क्या होता है, एसिड ही होता है ना, विनेगर होता है और खट्टा होता है ना,
तो उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। विनेगर अगर डाल देंगे तो विनेगर एसिटिक एसिड आ जाएगा, और अदरवाइज सिट्रिक एसिड आ जाएगा। भाई खट्टा होता है अचार, तो खट्टापन तो डालते ही हैं अचार में, तो वो रिएक्ट कर जाएगा। तो कोई भी मेटल अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, हमेशा याद रखना कि भाई हाइड्रोजन गैस का जहाँ पे भी केस बेस में क्वेश्चन आ गया ना कि भाई हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो हमेशा एक मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस की एक वो है याद करने का ट्रिक कि भाई वो कोई मेटल एसिड के साथ, कोई ना कोई एसिड के साथ रिएक्ट करा होगा, तभी हाइड्रोजन गैस रिएक्ट उसमें से इवॉल्व हो रही है। हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग पे क्वेश्चन होता है कि टेस्टिंग इसकी कैसी की जाती है। तो हम हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग इस तरीके से, हम बर्निंग मैस्टिक लाते हैं उसके ऊपर और वो पॉप साउंड से लिट ऑफ हो जाती है, पॉप साउंड निकलती है। पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर पॉप साउंड नहीं आ रही दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस नहीं है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक के साथ अगर मैं मिला दूंगी तो यहाँ बन जाएगा मेरा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मेरी इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको याद करनी है। रिएक्टिविटी सीरीज़ का एक मैंने शॉर्ट डाल रखा है इस पे वीडियो पे, शॉर्ट्स में आप देख सकते हैं, उससे लर्न कर सकते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मोस्ट रिएक्टिव कौन से होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव कौन से होते हैं। इट में आस्क इन योर 1 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, तो लीस्ट रिएक्टिव कौन से होते हैं और मोर रिएक्टिव कौन से होते हैं, यू शुड नो। ऑलराइट, आगे आ जाते हैं हम। अगर अभी तो मैंने बात करी आपकी सिर्फ हाइड्रोजन गैस की, अब मैं बात करूंगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। बेटा जी, कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पर भी होता है वहाँ कार्बोनेट होता है। ठीक है, मेटल रिएक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे हम मेटल्स की ही बात कर रहे हैं, तो मेटल की रिएक्शन कार्बोनेट के साथ, ठीक है, मेटल कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा, कोई भी मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमेशा CO2 रिलीज करेगा ही करेगा। भाई सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा हर केस में, जहाँ पे भी कोई भी चीज़ जब एसिड और बेस मिलता है तो सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड की एवोल्यूशन होएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जहाँ पे भी एवोल्यूशन हो वहाँ पे आप समझ जाना कि किसी ना किसी चीज़ का कार्बोनेट होगा। वो कार्बोनेट कोई भी हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, वो कोई भी हो सकता है। वो देखना पड़ेगा कि आपके प्रोडक्ट क्या क्या हैं। जैसे आपको प्रोडक्ट दे दिया गया NaCl, तो भाई NaCl प्रोडक्ट है, तो Na अगर तोड़ दोगे तो Na से कौन सा बेस बनेगा, और Cl अगर तोड़ दोगे तो इससे कौन सा एसिड बनेगा। Na को तोड़ दोगे तो आप NaOH बन सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और Cl को अगर तोड़ दोगे तो HCl एसिड हमारा बन सकता है। ठीक है, Na जोड़ोगे किसके साथ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है तो Na के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर Na2CO3 जुड़ जाएगा, यानी सोडियम कार्बोनेट जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और ये Cl जो है इधर जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा H2O रिलीज होगा और CO2 रिलीज होगा। ठीक है, CO2 की हम प्रेजेंस कैसे चेक कर सकते हैं भाई, CO2 में अगर CO2 को, उसी गैस को अगर हम लाइम वाटर में डाल देंगे तो इट टर्न्स मिल्की। ठीक है, इट टर्न्स इनटू वाइट PPT। वाइट PPT जमा हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी याद करवाया था। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपका वाइट वॉश में यूज़ होता है। ठीक है, मार्बल्स, चौक वगैरह जो बनती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, तो ये वाइट PPT यहाँ से बनेगा। ठीक है, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड को डाल देते हैं तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, प्लस में वाटर, जो नीचे PPT रह जाता है। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड PPT, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑल्सो। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और बता दूं, ये चीज़ ध्यान में रखना बेटा जी, एसिड में वाटर कभी भी नहीं डालना है। एसिड में अगर वाटर डाल दोगे तो वो ब्लास्ट भी हो सकता है, वो स्प्लैश आउट हो जाएगा, क्योंकि उसमें सडन रिएक्शन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन होएगी गैस की। ठीक है, तो हमें एसिड में कभी भी जब हमें डाइल्यूशन करना होता है तो डाइल्यूशन करते वक्त कभी भी हम एसिड में वाटर नहीं डालेंगे। ठीक है, एसिड में वाटर हमें कभी भी नहीं डालना चाहिए, हमें वाटर में एसिड डालना चाहिए, वो भी ड्रॉप वाइज। ठीक है, और बहुत केयरफुली उसको डालना चाहिए, अपनी आई से दूर करके डालना चाहिए। ठीक है, और उसमें कोई मतलब उसमें बहुत कम चांसेस रहते हैं कि भाई कोई ऐसी रिएक्शन हो, सडन रिएक्शन जो होएगी वो आपके एसिड के साथ वाटर में होएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं pH की। pH जो होता है, pH इट इज़ अ स्केल फॉर मेजरिंग H+ आयन कंसनट्रेशन इन अ स्पेसिफिक सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में अगर हम H+ आयन की कंसनट्रेशन को मेज़र करते हैं तो वो हम pH से मेज़र करते हैं। pH एक स्केल होता है। P इज़ द पोटेंस, पोटेंस मतलब पावर, पोटेंस मतलब पावर।
पोटेंस मतलब होता है पावर, ठीक है। तो हमें H+ आयन की पावर कितनी है वो हमें इससे पता चल जाता है। इट में वेरी फ्रॉम 0 to 14, 0 से 14 तक पावर हो सकती है H+ आयन की। बच्चे 14 होएगी तो दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा बेसिक है, अगर 0 या 1 होएगी तो बहुत ज़्यादा एसिडिक है। इसमें से न्यूट्रल वैल्यू जो होती है वो 7 होती है, ठीक है। न्यूट्रल वैल्यू जो होती है वो 7 होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि एक एंटा एसिड की तरह यूज़ किया जाता है, वो बेसिक होता है एंटा एसिड। एंटा का मतलब होता है अपोजिट वर्क करना। जब हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रीफर करते हैं लेने के लिए। इसका जो pH वैल्यू होती है इसको लर्न कर लेना, क्योंकि पेपर में पूछ लेते हैं कि भाई एक सब्सटेंस है उसका pH वैल्यू 10 दे रखा है, तो बताइए वो क्या सब्सटेंस होगा और वो क्या काम करता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है और एंटा एसिड की तरह वो वर्क करता है। क्या क्या एप्लीकेशंस है pH की? pH हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी का जो pH रेंज होता है 7 से लेकर 7.8 तक होता है, ठीक है। एक्सेप्ट आर स्टमक में, क्योंकि एसिडिक मीडियम चाहिए होता है फॉर द डाइजेशन, ठीक है। तो स्टमक को छोड़कर बाकी जो एसिडिक मीडियम होता है वो 7 से 7.8 तक ही रहता है टू वर्क, ठीक है। और एसिड रेन में भी pH का बहुत बड़ा रोल होता है भाई। हमारी एसिड रेन कब होती है? जब pH 5.6 से लेस हो जाता है तो एसिड रेन होती है, ठीक है। एसिड रेन की वजह से हमारी जितनी भी एक्वाटिक लाइफ है वो सारी हार्म होती है। सॉइल का pH होता है 6 से लेकर 6.5 विच इज़ गुड टू ग्रो द प्लांट, ठीक है। ये फर्टाइल सॉइल का pH है। और एसिडिटी को रिलीव करने के लिए भी हम एंटासिड्स यूज़ करते हैं, जो मैं अभी बार बार आपको समझा रही हूँ। टूथ डिके कैसे होता है? टूथ डिके होता है जब हमारा pH जो है 5.5 से कम हो जाता है। वो किस केस में होता है? जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे दांतों में स्टक हो जाता है वो खाना। स्टक होने के बाद वो कुछ एसिड्स रिलीज़ करता है। एसिड रिलीज़ करने के बाद उसमें धीरे धीरे हमारे दांतों में कैविटीज़ बनती जाती है और होल होता जाता है, ठीक है, विच लीड्स टू द टूथ डिके। तो अगर हमारे मुंह का pH 5.5 से कम हो गया तो हमारा टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली हमारे टीथ में ना इनेमल होता है। इनेमल जो होता है वो कभी भी वाटर के साथ डिज़ोल्व नहीं होता, लेकिन वो कोरोड होता रहता है, वो सड़ता रहता है धीरे धीरे। जैसे ही pH नीचे जाएगा, 5.5 से नीचे चला जाता जाएगा, तो हमारा जो टूथ का इनेमल है वो सारा धीरे धीरे कोरोड होता जाएगा, ठीक है। इनेमल जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है, वो धीरे धीरे कोरोड हो जाएगा, ठीक है। ये बी स्टिंग वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया था। बी स्टिंग में हम माइल्ड बेस को यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम बेकिंग सोडा रब कर सकते हैं उस पर। अगर कोई भी मधुमक्खी आके काट गई तो बेकिंग सोडा रब कर सकते हैं टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट, ठीक है। एक लीफ होती है नीटल लीव्स। वाइल्ड एरिया में अगर आप कभी जाओगे तो एक लीव्स होते हैं नीटल लीव्स। उसके जो हेयर्स होते हैं, उसके जो साइड में बाल निकले होते हैं ना, वो बहुत स्टिंगिंग होते हैं। स्टिंगिंग मीन्स चुभते हैं वो, ठीक है। वो जैसे ही हमारी बॉडी पे लगता है तो वो मीथेनोइक एसिड, जिसकी वजह से इरिटेशन होती है हमारी स्किन पे, मीथेनोइक एसिड बेसिकली हमारी स्किन में रिलीज़ कर देते हैं वो, ठीक है। और उसके ऊपर अगर डॉग प्लांट, उसी के पीछे अगर आप देखोगे तो डॉग प्लांट भी वहीं कहीं मिल जाएगा आपको। तो डॉग प्लांट की लीफ अगर आप लेके उसको रब करोगे उस एरिया को, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ तक आप रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ तक आप समझ गए होंगे इस चैप्टर को। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्ट्स के बारे में, सॉल्ट की कंपोजिशन, कौन कौन से सॉल्ट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो वो समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। थैंक यू।